Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new chapter liberalization, privatization and globalization and appraisal. So ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 चैप्टर आपका एक यूनिट खत्म हो जाएगा अब. सो फिर जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे अपने कंट्री के ग्रोथ के लिए, उसे यूज करते थे, फीड करते थे हमारे रिसोर्सेज को. देन उसके बाद हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ा कि न्यू पॉलिसीज के बारे में पढ़ा, न्यू रेगुलेशंस, जितने भी सारी चीजें थी इंडिपेंडेंस को लेके, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की. उसमें हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया. देन उसके बाद हम लोग अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता क्या है? कोई भी चीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए इकोनॉमी को रिफॉर्म करना, जैसे न्यू पॉलिसीज को अपनाना, जितने भी पुराने पॉलिसीज हैं उनको हटाना, न्यू पॉलिसीज को प्रेफर करना, अपनाना. इस चीज इकोनॉमिक रिफॉर्म वो होता है. तो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया इन द ईयर 1991 वाज वेरी मिसरेबल. 1991 में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, क्या थी? 1991 में जो हमारे इंडिया की क्या थी इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो क्या थी? बहुत ही मिसरेबल थी, ठीक नहीं थी. इट वॉज ड्यू टू द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ रीजन्स. और ये किस वजह से था? कुछ रीजन्स के वजह से. वो रीजन्स क्या क्या है वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट रीजन है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर. किसका परफॉर्मेंस पुअर था? पब्लिक सेक्टर का. इन 14 ईयर्स, इन 40 सालों में 1951 to 19 पब्लिक सेक्टर वॉज असाइंड अ इम्पॉर्टेंट रोल. एक उनको असाइन किया गया इम्पॉर्टेंट रोल टू वर्क फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. कि आप वर्क करिए किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ इंडिया. इकोनॉमी डेवलप्ड हो, इंडिया की ग्रोथ हो इकोनॉमिक का. तो वो किसको असाइन किया गया? पब्लिक सेक्टर को. हाउ एवर एक्सेप्ट फॉर फ्यू पब्लिक एंटरप्राइज, कुछ एंटरप्राइज को एक्सेप्ट करके द ओवरऑल परफॉर्मेंस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग. कुछ अगर पब्लिक एंटरप्राइज को देखा जाए और कुछ को ना देखा जाए तो ये मतलब है कहने का कि हाउ आर एक्सेप्ट फॉर फ्यू पब्लिक एंटरप्राइज, कुछ पब्लिक एंटरप्राइज को एक्सेप्ट करके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो क्या था? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था. पुअर परफॉर्मेंस था एक तरीके से पब्लिक सेक्टर का. देन क्या था? डेफिसिट था. क्या? बीओपी. बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था. एक्सपोर्ट नहीं होता था, बाहर से पैसे नहीं आते थे, तो क्या वो बहुत रिडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया किसमें? बीओपी में. डेफिसिट इन बीओपी अराइज करता था तभी बढ़ेगा जब फॉरेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सीड हो फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ओके, ताकि पैसा आए कंट्री में हम लोग के. इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स इम्पोज करने के बावजूद और कोटास फिक्स करने के बावजूद देयर वाज अ शार्प राइज इन इम्पोर्ट्स. कुछ ही इम्पोर्ट बढ़ा, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, और अलग तरीके से देखा जाए तो देयर वाज स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में बहुत ही कम ग्रोथ था. बिकॉज एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जिससे कि बीओपी बढ़े, हमारे कंट्री में पैसा आए. Okay, there was slow growth of export due to low quality and higher prices of Indian goods. क्वालिटी लो होने के वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल था, तो क्योंकि उस टाइम उतने ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास क्वालिटी लो थी और हम लोग हर चीज का प्राइस हाई करके रखते थे इंडियन गुड्स का इन दी इंटरनेशनल मार्केट में. इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो क्वालिटी नहीं थी बिकॉज हम लोग उतने टेक्नोलॉजीज यूज नहीं करते थे और हाई प्राइस करते थे. कहाँ? इंटरनेशनल मार्केट में, दूसरे कंट्रीज में. इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग हायर प्राइस करते थे. दैट्स व्हाई एक्सपोर्ट में ग्रोथ कम था. इसीलिए क्या था? डेफिसिट था बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, एक्सपोर्ट स्लो था, एक्सपोर्ट स्लो ग्रोथ. इन्फ्लेशनरी प्रेशर था. देयर वॉज ए कंसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस. जो जनरल प्राइस लेवल में बहुत ही कंसिस्टेंट राइज था इन द इकोनॉमी ड्यू इंक्रीज इन मनी सप्लाई.
मनी सप्लाई के बढ़ने के वजह से और शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स के वजह से जो जनरल प्राइस का लेवल था वो कंसिस्टेंट राइज था इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर था। देन क्या है, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या थे, वो गिरते गए, फॉल करते गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर एक्सटर्नल एसेट्स होते हैं जो कि हेल्ड किए जाते हैं किसके थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू, फॉर डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स इम्बैलेंसेस। जितने भी डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स थे उनको इम्बैलेंस करता था। मीन्स क्या था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो एक्सटर्नल एसेट था जो कि हेल्ड किसके थ्रू होता था, सेंट्रल बैंक के थ्रू, फॉर डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स इम्बैलेंसेस। जितने भी डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स इम्बैलेंस हुए हैं उनके लिए था। इन 1991 में देखा जाए तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो फॉल करते गया लोएस्ट लेवल तक, बहुत ही लोअर लेवल तक वो फॉल कर गया 1991 में। कब, डेट्स याद रखिएगा, ईयर याद करिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। 1991 में क्या हुआ कि लोएस्ट लेवल तक फॉल कर गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, FER, ओके, एंड इट लीड टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन द कंट्री। और इसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आया कहाँ, कंट्री में हमारे, ओके। तो फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक एक्सटर्नल एसेट है जो कि हेल्ड किया जाता है किसके थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू, फॉर डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स इम्बैलेंसेस। इन 1991, कब, 1991 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत ही तेजी से फॉल गया लोएस्ट लेवल तक। और इसके वजह से क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ कहाँ, कंट्री में हमारे। नेक्स्ट क्या है, ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्थ। डेप्थ का बर्डन बहुत ज्यादा ही था। जो एक्सपेंडिचर था ऑफ द गवर्नमेंट, द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन रिवेन्यू। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो रिवेन्यू से बहुत ही ज्यादा था। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी, और इसके वजह से जो गवर्नमेंट को मनी बोरो करना पड़ा, उधार लेना पड़ा पैसा, किसे, बैंक से, पब्लिक से, बैंक से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और वो लोग नहीं देते थे बिकॉज इतनी क्लोज इकोनॉमी थी हमारी, वो कैसे देते। तो इस चीज की वजह से नए नए पॉलिसीज हमें लाने पड़े, ओके, कि ताकि हमें पैसे मिले, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का वो हायर था हमारे रिवेन्यू से। और इस रिजल्ट में जो गवर्नमेंट था वो बोरो करता था मनी बैंक से या तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, तो ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्थ पड़ने लगा। देन क्या हुआ, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। जो ओरिजिन था ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी का इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था वो मेन रीजन था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ही मेन रीजन था फाइनेंशियल क्राइसिस का। अब आता है हमारा, हम लोग ने पढ़ लिया जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म थे। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की गई जुलाई में 1991 में। मस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा और मंथ। ये कंसिस्टेड वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो मेन था ऑफ दिस पॉलिसी इज टू क्रिएट करना मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी। इस पॉलिसी का मस्ट एक रीजन था, मेन रीजन था, मेन रीजन ऑफ दिस policy to make competitive environment, ये environment है, in the इकोनॉमी। मेन रीजन था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में जो आया था, उसका मेन रीजन था कि एक मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी में क्रिएट करना एंड रिमूव करना जितने भी बैरियर्स थे, जितने भी एंट्री एंड ग्रोथ थे ऑफ द फर्म्स पे। नेक्स्ट क्या है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू काइंड्स। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है किसमें, दो काइंड में। एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स है, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स है। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स किस चीज के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये किस चीज के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मेजर करता है करेक्टिंग वीकनेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के वीकनेस है उनको करेक्ट करता है।
किसके थ्रू? मेंटेन करके सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजेस प्राइजेस अंडर कंट्रोल। कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को किससे? जितने भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करके। फिर से बता देते हैं कि स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये करेक्ट करता है जितने भी वीकनेस होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, किसके थ्रू? मेंटेन करके फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व्स को सफिशिएंट मेंटेन करके। देन ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, कैसे? अंडर कंट्रोल करके जितने भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है मेजरली। स्टेबलाइजेशन था शॉर्ट टर्म के लिए और यह लॉन्ग टर्म मेजर्स है। ये इंप्रूव करता है इकोनॉमी एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी और इंक्रीज करता है इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है किसके थ्रू? रिमूव करके जितने भी रिजिडिटीज हैं इन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो दो चीजें इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइप्स हैं, क्या क्या है? पहला है हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर्स, देन दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होता है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और बीओपी को सही करता है और उसके वीकनेस को करेक्ट करता है बीओपी के। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए होता है जो कि इंप्रूव करता है किसके एफिशिएंसी को? इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, और इंक्रीज करता है इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो एक चीज बताती हूँ कि जो लिबरलाइजेशन को हटा के, लाइसेंस को हटा के क्या आया? लिबरलाइजेशन। देन प्राइवेटाइजेशन है वो। तो कोटास को हटा के क्या आया? प्राइवेटाइजेशन। देन ग्लोबलाइजेशन। LQP को हटा के LPG आया। लाइसेंस को हटा के लिबरलाइजेशन आया। लिबरल मतलब होता है फ्री फ्रॉम एवरी रेस्ट्रिक्शंस। कोटास जितने भी हम लोग गुड्स पे क्वांटिटीज पे लगाते थे, इंडस्ट्रियल्स प्रोडक्ट्स पे लगाते थे क्वांटिटीज, फिक्स करते थे क्वांटिटीज, उसको हटा के प्राइवेटाइजेशन आया। परमिट्स ग्लोबलाइजेशन, जितने भी सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे थे उसको हटा के हम लोग ग्लोबलाइजेशन को प्रेफर किया। मतलब LQP को हटा के रिड्यूस करके या डिडक्ट करके हम लोग LPG को अपनाएं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देन क्या है? लिबरलाइजेशन होता क्या है? तो लिबरलाइजेशन मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिबरल मतलब होता है ओनली लिबरल। ओके, लिबरल मीन्स होता है फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। हर एक रेस्ट्रिक्शन से फ्री होना। सो लिबरल मतलब होता है फ्री। ओके, लिबरलाइजेशन मीन्स होता है हर एक रेस्ट्रिक्शंस, जितने भी एंट्री ग्रोथ पे जितने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं उन्हें रिमूव करना। जितने भी लाइसेंस पे कि हाँ आपको इस पे लाइसेंस मिलेगा, हर एक चीज पे लाइसेंस का जरूरी पड़ता था, उसको हटा दिया गया। ओके, सो लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व करता है डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल्स, जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल्स पे रिडक्शन करवाना और ग्रेटर फ्रीडम प्रोवाइड करवाना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, जिससे कि इकोनॉमी मोर कम्पिटेटिव हो जाए। इसका मेन पर्पस था लिबरलाइजेशन का कि अनलॉक करना इकोनॉमिक पोटेंशियल को ऑफ द कंट्री। किसको इंकरेज करके? प्राइवेट सेक्टर्स को इंकरेज करके और मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करके और उसको एक्सपेंड करके हम उस चीज को अनलॉक कर सकते हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस यही था लिबरलाइजेशन का। नेक्स्ट क्या है? To introduce more competition into the economy and creating incentives for increasing efficiency of operations। इकोनॉमी में मोर कंपटीशन इंट्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, मोर देन इंसेंटिव्स
ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स क्रिएट करना, इंक्रीज करना एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड करता है फॉलोइंग कुछ चीज़ों को, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये सारी चीजें क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, सेकंड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, थर्ड है टैक्स रिफॉर्म्स, फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फिफ्थ है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या होता है? तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन जुलाई 24, 1991। डेट मस्ट इंपॉर्टेंट है, सो डेट याद रखिएगा। द डेट इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट क्या है? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में रिडक्शन करवाया गया। द पॉलिसी एबॉलिश्ड की गई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज। दीज नंबर वाज फर्दर रिड्यूस टू 5 इंडस्ट्रीज। 5 इंडस्ट्रीज में हमें जरूरत थी किसकी? लाइसेंस की। पहला तो है डिस्टिलेशन एंड ब्रीविंग ऑफ अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज, cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes, electronic, aerospace and defense equipment, industrial explosive, then क्या था? specified hazardous chemicals। इन सारे चीजों पे हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, बाकी सब चीजों पे से लाइसेंस हटा दिया गया था। नो लाइसेंस आर नीडेड टू सेटअप न्यू यूनिक्स। कोई भी न्यू यूनिक्स को सेटअप करने पे कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। एंड एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर। जब हमें कोई न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो हमें उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना हो उसमें हमें नहीं जरूरत पड़ेगी। एक्सपेंड करना हो नहीं जरूरत पड़ेगी। कंपल्सरी रहेगा लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव मेंशन 5 इंडस्ट्रीज। जितने भी 5 इंडस्ट्रीज मेंशन किए गए हैं, सिगार्स, सिगरेट्स, केमिकल्स प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और जितने एरोस्पेस या जितने भी डिफेंस आइटम्स हैं उस पे लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। डिक्रीज हो गया रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो नंबर ऑफ इंडस्ट्री थी वो रिजर्व थी फॉर पब्लिक सेक्टर, जिसमें से फर्स्ट रिड्यूस 17 इंडस्ट्री थी जिसमें से 8 इंडस्ट्री हो गई, which was further reduced to just 3। और 2010 to 11 में नेमली एटॉमिक एनर्जी और रेलवे एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स ही बचे। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। मेनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे किसके थ्रू? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू, जो डी रिजर्व्ड हो गया। इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस थ्रू फोर्सेस ऑफ मार्केट। देन क्या हुआ? मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गया। MRTP एक्ट आ गया। विद इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एक्सपेंशन स्कीम जो रिक्वायरमेंट थी लार्ज कंपनीज की वो क्या होगी? प्रायर हो गई फॉर एक्सपेंशन। स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग्स, मर्जर, एमैल्गेमेशन एक्सेट्रा। सो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।